नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के उस सबसे जरूरी हिस्से की जो हम सबको एक मजबूत सुरक्षा कवच देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे मौलिक अधिकारों की। कभी सोचा है कि एक नागरिक के तौर पर हमारी असली ताकत क्या है, हमारे अधिकार क्या है, और अगर कोई इन अधिकारों को हमसे छीनने की कोशिश करे तो हमारी रक्षा के लिए कौन खड़ा होगा? ये कुछ बड़े सवाल हैं और जानते हैं, इन सबका जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है। और वो जवाब है मौलिक अधिकार। देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं है, नहीं, ये तो हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। इन्हें संविधान की आत्मा तक कहा गया है। जरा सोचिए, ये हर नागरिक के लिए एक ऐसी मजबूत ढाल है जो हमें सरकार की किसी भी मनमानी से बचाती है। तो फिर चलिए एक एक करके इन अधिकारों के खजाने को खोलते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है समानता का अधिकार। इसका मतलब जानते हैं? बहुत सीधा और सरल है। कानून की नजर में हम सब बिल्कुल बराबर हैं। ये जो समानता का अधिकार है, ये शुरू होता है अनुच्छेद 14 से। ये साफ साफ कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। मतलब चाहे कोई अमीर हो या गरीब, किसी भी बड़े से बड़े पद पर हो, कानून की तराजू में सबका वजन एक बराबर है। बस यही है कानून के सामने समानता। और ये सिर्फ एक ही बात पर नहीं रुकता। इसी अधिकार के अंदर आता है अनुच्छेद 15, जो कहता है कि भाई दुकानों, होटलों या कुएं जैसी जगहों पर धर्म या जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर है अनुच्छेद 16, जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देने का वादा करता है। और हाँ, अनुच्छेद 17, जो छुआछूत जैसी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करता है। ये सारे प्रावधान मिलकर हमारे समाज को सच में बराबर बनाने की एक जबरदस्त कोशिश करते हैं। अच्छा, समानता के बाद अब आता है वो अधिकार जो हमें खुलकर अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी देता है। जी हाँ, ये है स्वतंत्रता का अधिकार, हमारी व्यक्तिगत आज़ादी की पक्की गारंटी। सच कहूं तो ये अधिकार ही किसी भी लोकतंत्र की जान होता है। इसके बिना तो कोई लोकतंत्र असल में लोकतंत्र कहला ही नहीं सकता। यही तो है जो हमें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी देता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अनुच्छेद 19, जो हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 6 अलग अलग तरह की आज़ादियां देता है। तो कौन सी हैं ये 6 आज़ादियां? चलिए देखते हैं। अपनी बात रखने की आज़ादी, बिना हथियारों के शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, संगठन या यूनियन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी, और हाँ, अपनी मर्जी का कोई भी काम या व्यापार करने की आज़ादी। लेकिन एक बात यहाँ याद रखना जरूरी है, ये आज़ादियाँ असीमित नहीं हैं। देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर जैसे कारणों से इन पर कुछ वाजिब मतलब रीजनेबल रोक भी लगाई जा सकती है। अब आते हैं अनुच्छेद 21 पर, और ये शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली अधिकारों में से एक है। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सांस लेने या जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, नहीं, ये सम्मान के साथ एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और तो और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसकी व्याख्या को इतना फैला दिया है कि आज इसी में राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार और साफ हवा पानी का अधिकार जैसे कई कई अधिकार शामिल हो गए हैं। तो देखिए, हमारा संविधान सिर्फ समानता और आज़ादी ही नहीं देता, बल्कि ये हमारी गरिमा और हमारी आस्था दोनों की रक्षा करता है। और इसीलिए हमें 2 और बहुत जरूरी अधिकार मिलते हैं। एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार और दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहले बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। अनुच्छेद 23 और 24 जो हैं, वो इंसानों की खरीद फरोख्त, बंधुआ मजदूरी और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम करवाने पर सीधी सीधी रोक लगाते हैं। ये हमारी मानवीय गरिमा की रक्षा है। वहीं दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है, वो हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। यही तो वो अधिकार है जो भारत के सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को असल में मजबूत करता है। चलिए, अब हम उस अधिकार पर आते हैं जिसे अधिकारों का महाअधिकार कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असल में हकीकत में लागू करवाता है। तो ये सुपर पावर है क्या आखिर? ये है अनुच्छेद 32। इसके तहत अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो हम सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सोचिए, ये एक ऐसी मास्टर की है जो बाकी सभी अधिकारों के तालों को खोल देती है और उन्हें सिर्फ कागज पर लिखा एक वादा नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बनाती है।
इस अधिकार का महत्व कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है। उन्होंने कहा कि इसके बिना पूरा संविधान ही शून्य हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करता कैसे है? वो इन 5 रिट्स का इस्तेमाल करता है। इन्हें आप एक तरह के शक्तिशाली कानूनी आदेश समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए पुलिस किसी को बिना वजह गिरफ्तार कर लेती है, तो हेबियस कॉर्पस रिट से कोर्ट उस व्यक्ति को फौरन अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकती है। इसी तरह मैंडेमस रिट किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने पर मजबूर कर सकती है। तो ये वो कानूनी हथियार हैं जो हमारे अधिकारों को असल में जमीन पर बचाते हैं। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि हमारे अधिकार क्या-क्या हैं, लेकिन इन्हें ठीक से समझने और इस्तेमाल करने के लिए कुछ और ज़रूरी बातें जानना भी बेहद ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि सारे अधिकार एक जैसे नहीं होते। एक तरफ है मौलिक अधिकार, जिनकी गारंटी खुद संविधान देता है और जिनके हनन पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी तरफ है कानूनी अधिकार, जो हमें सामान्य कानूनों से मिलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है संपत्ति का अधिकार। ये पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, पर अब ये अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और आखिर में 4 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, ये अधिकार असीमित नहीं है, इन पर वाजिब रोक लग सकती है। दूसरी, ये न्यायोचित हैं, मतलब इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। तीसरी, कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। और चौथी, राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर हमारे बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मौलिक अधिकार सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं है। नहीं, ये एक वादा है, एक गारंटी है कि इस देश का हर एक नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, अपने अधिकारों को जानना ही उन्हें इस्तेमाल करने का, उन्हें हासिल करने का पहला कदम है। तो सवाल ये है, क्या हम सब इस पहले कदम को उठाने के लिए तैयार हैं?